ठीक है, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखे रहे थे और लास्ट क्लास में देखे थे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो चार्ज कैसे फ्लो करता है और चार्ज जो होता है कैसे एनर्जी को बैटरी से पहुंचाता है। और फिर देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना आता है। तो वीडी बराबर हमारा आया था, बोलो कितना आया था, ई ई टॉ बाई 2m, ये आया था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इससे हम लोग प्रूफ करे थे रेजिस्टेंस ओम्स लॉ। यहाँ से हम बोले थे कि ई को हम लोग, जैसे कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर दे रखा है तो ये वी हो गया, ये जीरो हो गया। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर ये लेंथ एल है तो हम यहाँ से ई को बोल सकते हैं ये वी बाई एल होगा। और हम लोग यहाँ पे ई को वी बाई एल रख लिए थे और बोले थे कि ये वी डी इतना कुछ आ रहा है। और फिर एक चीज डिफाइन किए थे कि आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, और यहाँ से वी डी का वैल्यू पुट करके हम लोग आर का वैल्यू निकाले थे। दिया आया था एन ई स्क्वायर ए, ये वी स्क्वायर, वी स्क्वायर नहीं आएगा, वी टॉ बाई 2ml ये आया था। और v बाई आई यहाँ से आ गया था हमारा r, जो कि आया था हमको 2ml बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। ये आया था क्या, बोलो। सर नोट्स में 2m लिखे थे, शायद एल छूट गया होगा मुझसे। हाँ हाँ सर ठीक है, यही था। यही था। तो हाँ r बराबर इतना आया था, फिर l बाई ए होता है, तो हम लोग इसको बोले थे कि इसको हम सिग्मा बाई एल बाई ए लिख सकते हैं। और सिग्मा का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 2m बाई एन बाय ई एन स्क्वायर इंटू टॉ, टाउ। ये आया था। ठीक है, और यहाँ हम बोले थे कि अगर एनसीईआरटी देखोगे, डीसी पांडे देखोगे तो यहाँ टू नहीं है। ठीक है, ये वाला टू जो है उन दोनों में नहीं दे रखा है, लेकिन एच सी वर्मा देखोगे तो उसमें टू दे रखा है। तो दोनों ही सही है। ठीक है, यानी कि रो इजकल टू कहीं कहीं देखोगे तो एन ई स्क्वायर टॉ भी मिलेगा। ये चीज़ एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, और डीसी पांडे है बुक जो है उसमें दे रखा है। ये चीज देखोगे तो एचसीबी में दे रखा है, और भी रेसनिक हेलिडे ये सब देखोगे तो उसमें ये सब सारी चीजें दे रखा है। तो दोनों ही सही है। यहाँ पे जो चीज डिफरेंस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों सही है, और हमारा जो जो भी इक्वेशन आता है वेरिएबल से ही रिलेटेड रहता है, तो हमको ज्यादा चिंता का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये बात बोले थे। और इस चीज में हमको ये जो वेरिएबल है इन्हीं सबसे मतलब होता है, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी रो का वैल्यू कैलकुलेशन जैसे कराएगा वैसे हमको करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन है कि टू होगा कि वन होगा। और इसके लिए एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे कि ये वाला जब इक्वेशन आता है, इस केस में पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दोनों को कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, और इस केस में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज को ही कंसिडर्ड करें। ठीक है, और हम लोग कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही इक्वेशन सही है। ये सिर्फ इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि अगर बुक्स देखोगे तो ये नहीं समझना कि ये गलत है या ये सही है, क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो अलग अलग बुक्स में दोनों अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं। ठीक है, यही बताने के लिए इतना लिखना पड़ा। और हम यहाँ से एक चीज और डिराइव कर सकते हैं क्या, कि सिंस आई इजकल टू जो होता है हमारा एन ई ए वी डी होता है, और अगर हम यहाँ पे वी डी को रख रहे हैं ई ई टॉ बाई 2m। ठीक है, यहाँ से हम इस वी डी का वैल्यू यहाँ रख दिए, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ये आई बाई ए। ठीक है, जिसको हम लोग जे लिखते हैं एन ई स्क्वायर टाओ बाई 2m।
इंटू ई दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला टर्म ध्यान से देखो और ये वाला टर्म देखो, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा इंटू ई, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हियर सिग्मा जो होता है 1/ρ होता है, और ये कितना है, तो n ई स्क्वायर τ/2m, ठीक है। तो ये सारे सिर्फ इक्वेशंस हैं, यहाँ पे हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक चीज से दूसरा चीज रिलेटेड है, ठीक है। इसको जितना जैसे हमको याद है वैसे तुमको भी याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसा थ्योरी दिया गया है वैसे ही हर बुक में लिखा हुआ मिलेगा, वैसे ही हम भी याद किए हैं, वैसे ही तुमको भी याद रहना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, इस चीज को हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिल गया जे एक वेक्टर क्वांटिटी है सिग्मा इंटू ई, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बोलते हैं सिग्मा जो है वो क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं, जे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और ये दोनों, ये ऊपर वाला लिखो या फिर ये लिखो, ये भी ओम्स लॉ ही है, ठीक है। ओम्स लॉ का ये ओरिजिनल फॉर्मूला है कि जो करंट डेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसी से उल्टा जाते हैं तो ये वाला हमको मिलता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जो कि ऊपर यहाँ पे हम डिराइव करके यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। तो ओम्स लॉ, ये दोनों फॉर्मेट ही हमारा ओम्स लॉ है, एक करंट डेंसिटी के फॉर्म में, करंट डेंसिटी के फॉर्म में हम ओम्स लॉ बोल रहे हैं कि करंट डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर में, यानी कि अगर ये हमारा कंडक्टर है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये जे है, तो जे जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उन सब चीजों को हम रिलेट करते थे, तो आता था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, नया में भी हम पढ़ रहे हैं, करंट डेंसिटी यानी वेक्टर फॉर्म में, तो ये चीज हमारा ओम्स लॉ है, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। तो यहाँ से हमको सिग्मा समझ में आया कि सिग्मा का वैल्यू क्या होगा और रो का वैल्यू कितना है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि कैसे डिपेंडेंट है। तो यहाँ सिग्मा जो है 1/ρ है और रो होता है 2m/ne² टाउ, ये बात क्लियर है। तो ये बात क्लियर है, तो यहाँ से इसके बाद हम लोग देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लोग देखे थे कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो लास्ट क्लास भी लिखवाए थे, अभी भी बोल रहे हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये डिपेंड करता है मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन रेजिस्टेंस का बात करे थे तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ, एरिया यानी डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस देख रहे हैं कि टेम्परेचर कैसे चेंज होगा टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोई भी मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल में अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पे कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल चलो, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि इंसुलेटर हमारे किसी काम का नहीं है कंडक्टेंस के लिए, तो इसलिए तो एक बोल रहे हैं हम कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, तो कंडक्टर जो होता है इसमें क्या होता है बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं,
ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड अमाउंट में होगा। वेरी लार्ज अमाउंट में होगा इसमें कंडक्टर में, हम्म। और इसमें क्या होगा, लिमिटेड लिमिट। अमाउंट होगा। हाँ। लिमिटेड अमाउंट होगा प्लस सम जो होगा वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा मतलब कि वो रुका हुआ है, उसको थोड़ा सा एनर्जी देते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टिविटी है ये है 2m/n e² यही है, ये रेजिस्टिविटी है, और इसी को देख के हमको बताना है। अगर हम कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, एन यहाँ पे क्या था बताओ, एन क्या था यहाँ पे, बोलो। चार्ज डेंसिटी था। यस सर। ठीक है, ई जो है वो क्या है, चार्ज है। टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, एम जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही तो हम लोग एक्सेलरेशन लिखे थे, तो मास किसका लेते, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मास और ये दोनों तो चेंज होने से रहा। बाकी अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो बताओ एन में कुछ वेरिएशन आएगा क्या। कंडक्टर के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो फ्रीली होते हैं वही होते हैं सिर्फ, तो एन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इसमें एन, ई या फिर एम, ये तीनों तो कांस्टेंट है। लेकिन ये रिलैक्सेशन टाइम का बात ध्यान से सोचो, रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो कोलिजन के बीच का समय, यानी कि एवरेज समय, यही था। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। हाँ। जल्दी जल्दी अगर वाइब्रेट करेंगे तो उतना ही जल्दी जल्दी कोलाइड भी करेगा, यस सर। तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जा रहा है। दूसरा ऐसे सोच सकते हो कि स्टेशन पे बहुत भीड़ है, कोई हल्ला कर दिया कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली थी अब वो 3 पे आ रही है, तो उस समय सारे लोग 2 से उठ के 3 की ओर भागेंगे, और उस समय जो भीड़ बढ़ेगा, एक तरफ बढ़ रहा होगा, तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सडन से ही मूवमेंट बढ़ गया है, तो उनका जो मूवमेंट का टाइम होगा वो घट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि लाइन में चलो, जल्दी जल्दी आदमी पास कर जाएगा, अगर कोई बीच में रुके नहीं, गिरे नहीं तो। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ भी है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम, चूंकि कोलिजन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन था वो घट जा रहा है। अगर देखो यहाँ रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होगा वो बढ़ जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत, यानी कि कंडक्टर के केस में अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टॉ घट रहा है और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि कंडक्टर्स के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ऐसे जनरली क्या होता है कि अगर हम इस बात को ना समझे रहे तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो मेटल जो है या कंडक्टर जो है थोड़ा मेल्ट होगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो गया। या फिर दूसरा ये सोच लेता है कोई भी कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज्यादा तेज हो गया, यानी करंट बढ़ जा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। यस सर। जनरल मिस्टेक होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ गया यानी कि रेजिस्टेंस घट गया, लेकिन वहीं तक ये बात नहीं रह जाता है। वहां अगर बढ़ा है तो
क्या हो रहा है कि कोलिजन ज्यादा हो रहा है। कोलिजन ज्यादा होने से जो मूवमेंट का टाइम था एवरेज जो हम टाइम कर रहे थे वो घट जा रहा है, इसलिए रेजिस्टिविटी जो है बढ़ जा रहा है, और बदले में रेजिस्टेंस भी हम बोल रहे हैं कि बढ़ जा रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कंडक्टर्स के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बात क्लियर है। अब आते हैं हम इस केस में। इसके केस में अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें टॉ जो होगा ये ऑफ कोर्स इस केस में भी क्या होगा, घटेगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टॉ घटेगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ रहा है, टॉ घटेगा ही घटेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है ये भी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है टेम्परेचर बढ़ाए तो ये अपना एटम को छोड़ के बाहर घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, इस पे जहां हम फोर्स लगाए, यानी कि हम अगर जित टेम्परेचर बढ़ाए तो ये अपना बॉन्डिंग तोड़ के अपना एटम छोड़ के घर से भाग जाता है, और वो जो भी कंडक्टर है मटेरियल है उसमें घूमना शुरू कर देता है। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ चार्जेस थे वो बढ़ जा रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी जो है एन और ई और एम जो है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में थोड़े कुछ फर्क होना है टेम्परेचर से। अब यहाँ पे हमको एक फैक्टर डिक्रीजिंग है, एक फैक्टर इंक्रीजिंग है। तो यहाँ हम इक्वेशन में देख रहे हैं कि रो जो है वो दोनों से ही इनवर्स ही है, यानी कि अगर हम एन ले तो या फिर टॉ ले तो, और एक फैक्टर जो है घट रहा है और एक फैक्टर बढ़ रहा है, यानी कि ये रो है ये दोनों का इफेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख के तो बोल नहीं सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ही ये बोला जाता है कि एन का जो इफेक्ट है, यानी कि इंक्रीज इन एन जो है ये डोमिनेंट होता है देन डिक्रीज इन टाउ। ठीक है, यानी कि इससे डोमिनेंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ने का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ कोलिजन का घटने का। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखो कि अगर ये बढ़ जा रहा है तो रेजिस्टिविटी जो होगा वो घट जाएगा, यानी कि इस केस में रेजिस्टिविटी घट जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा वो घट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटता है, और इस केस में जो है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ता है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी को भी। रिया, हिमांशु, सुधांशु। नो सर, नहीं है दिक्कत। तो अगर हम देखें कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का केस, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में बढ़ जा रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस घट जाता है। सेमीकंडक्टर का कंस्ट्रक्शन, ये सारे चीजें लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है उसी में, फिलहाल इतना याद रखना है कि इसमें जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री होते हैं। ठीक है, किसका है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं या फिर चार्ज कैरियर्स बोलेंगे, और सम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी टूट जाता है, तो नंबर ऑफ इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि सेम कंडक्टर था उसमें ज्यादा चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर देखे हो क्या लाइफ में? ये सर सोलर पैनल में भी सेमीकंडक्टर रहता है। हाँ उसमें भी, या फिर वो ऐसा छोटा वाला बल्ब देखे हो, एलईडी वाला, हाँ। इसमें ऐसा यहाँ पे ऐसा लगा होता है, ये सर। ये जो दिखता है ना छोटा सा, हम्म। ये सेमीकंडक्टर ही रहता है।
ठीक है, सिलिकॉन का बना हो या सिलिकॉन आर्सेनाइड हो, जो भी हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ जो लगा होता है वो सेमीकंडक्टर ही होता है, छोटा सा बल्ब। तो उसको आगे देखेंगे हम लोग कैसे, क्या इसमें से लाइट कैसे निकलता है, क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना, ठीक है। इतना अगर हमको बात समझ में आ गया तो ये जो रेजिस्टिविटी था, अगर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे चेंज पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम बोले कि चेंज इन जो रेजिस्टिविटी होगा ये जो डिपेंड करेगा, ये भी एक्सपेरिमेंटल ही है, ठीक है। ये जो डिपेंड करता है ये इनिशियली कितना रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, कितना चेंज ऑफ टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। तो हम बोलते हैं कि जो डेल्टा रो होगा वो प्रोपोर्शनल टू रो नॉट इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि डेल्टा रो इजकल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलते हैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों चीज सेम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और ये बताने का इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं इस बात को देखते हैं और बोलते हैं कि सर बराबर आ गया, यहाँ पे कैसे हो गया ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल है तो हम इक्वल लगाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो ये कांस्टेंट अल्फा है, और ये जो है प्रोपोर्शनल का साइन है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस डाउट को नहीं रखना, ये प्रोपोर्शनल है और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब हमको ये चीज दिख रहा है अल्फा डेल्टा टी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल के लिए डी रो बाई रो नॉट इक्वल टू अल्फा डी टी। इनिशियल किसी भी टेम्परेचर T1 पे अगर हम बात करें तो इनिशियल रेजिस्टिविटी, तो ये बात को हमको ध्यान रखना है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो ऐसा डिपेंड करता है, ये याद रखो या फिर ये याद रखो, बात बराबर है। बाकी जो कहानी है यहीं से शुरू होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अगर इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा एल एन, अच्छा यहाँ पे रो नॉट जो भी है डेल्टा टी के टर्म में है तो रो होगा, इनिशियल ये है, ये 1/, है तो इसको हम लोग यहाँ से रो 1 टू रो 2 लिख रहे हैं। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको T1 से किसी टेम्परेचर T2 पे ले जा रहे हैं तो ये हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, रो 1 से रो फाइनल, यानी कि इनिशियल से फाइनल कर देते हैं क्योंकि इनिशियली पे डिपेंड है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा रो फाइनल बाय रो इनिशियल, डायरेक्ट लिख रहे हैं, और इधर हो जाएगा अल्फा T2 माइनस T1। इसमें किसी कोई दिक्कत बोलो। 1/रो का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन रो होगा, यस सर, एन रो। तो इसको हम पुट कर दिए इनिशियल से फाइनल। इधर अल्फा अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, नहीं कांस्टेंट है तो उसको साथ में इंटीग्रेट करेंगे। मोस्टली केसेस में कांस्टेंट रहता है इसलिए हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे टी है तो टी आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ, तो T1 से T2। तो ये चीज हमारा आ गया। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ln है तो e का पावर जाता है, तो रो फाइनल बाई रो इनिशियल इजकल टू e का पावर अल्फा डेल्टा टी हम लिख सकते थे। तो ये चीज आ गया हमारा
कि रो जो फाइनल होगा यानी किसी भी टेम्परेचर T2 पे वो होगा रो इनिशियल ई का पावर अल्फा डेल्टा टी। इसमें हम विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, इसमें हम कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आ रहा है कि टेम्परेचर पे ऐसा डिपेंड करेगा। और सिंस हम जानते हैं कि का पावर x जो होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x + x²/2 प्लस x³/3 फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो इधर वाला टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम e का पावर अल्फा डेल्टा t को 1 + अल्फा डेल्टा t लिख सकते हैं, सिंस अल्फा डेल्टा t जो होगा वो मच मच लेस देन 1 होगा, क्योंकि अल्फा का जो रेंज होता है वो 10⁻⁻⁴ का होता है, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस 200-300 यही लेंगे। तो 200-300 डिफरेंस के लिए इतना में अगर मल्टीपल करते हैं तो 1 से बहुत कम होगा, तो हम ये चीज हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हम बचपन से रटते आते हैं तो ये चीज मिलता है कि रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 + अल्फा डेल्टा। और हमको ये रट्टा मार जाना है कि ऐसा लिखना है। इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि रो एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू, इसको हटा, रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि रो है रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर एट T2 टेम्परेचर, और ये जो है एट T1 टेम्परेचर, इनिशियली की जितना था और ये डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज आया हमारा फॉर्मूला के रो बराबर रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। और इसी फंक्शन से ये रेजिस्टिविटी जो है चेंज होता है। अब यहाँ पे जो है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डेल्टा टी जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब 1 है, अल्फा का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 में समथिंग जोड़ेंगे, किसी भी चीज को अगर 1 से ज्यादा से मल्टीपल करते हैं तो बढ़ता है। जैसे 3 है, उसमें 1.1 से भी मल्टीपल करेंगे तो 3.3 होगा, यानी 3 से ज्यादा हो गया। यानी किसी भी क्वांटिटी में कोई दूसरा क्वांटिटी जो 1 से ज्यादा है उससे मल्टीपल करते हैं तो ये क्वांटिटी बढ़ जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ अगर अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, अल्फा निगेटिव है तो रेजिस्टिविटी घटेगा। तो सिंस हम अभी देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी घटता है, तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल ही है, बाकी हम ऐसे समझ के भी कह सकते हैं कि अल्फा फॉर जो कंडक्टर आएगा ये ग्रेटर देन 0 होता है, एंड अल्फा फॉर सेमी कंडक्टर ये लेस देन 0 होता है, ठीक है। और ये अगर हमको पता है तो हम इस इक्वेशन से भी बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो resistivity of a conductor will increase, and if temperature is increases resistivity of semiconductor will decrease। इक्वेशन देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर ये चीज माइनस है तो यहाँ सेमीकंडक्टर का अगर होता तो ये 1 माइनस समथिंग होता, और 1 माइनस समथिंग 1 से छोटा होता, और किसी भी क्वांटिटी में अगर 1 से छोटा वैल्यू से मल्टीपल करते हैं तो ओवरऑल क्वांटिटी घट जाता है। तो हम यहाँ से अगर ये याद रखें तब भी ये कह सकते हैं, बाकी ऊपर जैसे याद रखे हैं वो उनको याद रखना। इतना बात में कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा मैथ है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमको अगर ये चीज ये वाला वैल्यू याद रखना है और बाकी ये याद रखना है बाकी समझने के लिए, क्योंकि मोस्टली हमको इस पे या इस पे मिलेगा। हाँ, अगर ये कब यूज करना है, जब चेंज इन टेम्परेचर जो है बोल दे 1000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस, तो अब हम ये यूज नहीं कर सकते,
ओके, इसमें हम उतना अप्रोक्सीमेशन फिर यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन 100, 200, 500 रहा तब तक हम ये यूज कर सकते हैं, ये वाला अप्रोक्सीमेशन वाला। ठीक है, और अगर डेल्टा टी बहुत ज्यादा है तब हम ये यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, यानी कि जो विदाउट अप्रोक्सीमेशन है, और ये जो है विथ अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे ई रेस्ट पावर अल्फा डेल्टा टी का अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। और लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा? और इसमें लिखे ना ग्रेटर देन जीरो अल्फा कंडक्टर, और उसमें पूरा थोड़ा। हम बोल रहे हैं कि इस चीज को याद रखना है कि अल्फा ऑफ कंडक्टर जो होता है, यानी कि इसको हम बोले कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन जीरो। हाँ। ठीक है, निगेटिव लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए निगेटिव होता है। अगर हम यहाँ अल्फा के जगह पे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो ये 1 प्लस समथिंग हो जाएगा, हाँ। और 1 प्लस समथिंग यानी 1 से ज्यादा वैल्यू हो गया। किसी भी क्वांटिटी में अगर हम 1 से ज्यादा से मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है क्या? बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं कि कंडक्टर के केस में ये पॉजिटिव होता है, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर घटाने से घट जा रहा है। सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं तो ये क्या है, निगेटिव है। अगर यहाँ हम निगेटिव रखे, टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव है तो ये 1 माइनस समथिंग हो जा रहा है। बोलो। हाँ। तो 1 माइनस समथिंग क्या हुआ, 1 से छोटा। छोटा। अगर किसी भी क्वांटिटी में 1 से छोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो वैल्यू घट जाता है? यस सर। तो वही चीज है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी घट जा रहा है। तो एक तो ऊपर हम लोग ये डिस्कस करें घटने बढ़ने का। दूसरा, शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हो कि अल्फा ऑफ कंडक्टर पॉजिटिव होता है, अल्फा ऑफ सेमीकंडक्टर निगेटिव होता है। और ये फार्मूला तो हमको याद रखना ही है, तो हम इससे भी रिलेट करके बोल सकते हैं अगर भूल गए तो। बाकी जो एक्यूरेट वाला है वो ज़्यादा सही। बात समझ में आया? यस सर। ठीक, तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी का। अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो क्या होगा? ठीक है, बुक में जाओगे तो डायरेक्ट लिख दिया रहता है, लेकिन हम थोड़ा सा कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करके बताना चाहते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीजन 8 में पूछे जाते हैं या एम्स में पूछ चुका है। जैसे जैसे बुक में क्या लिखा होता है कहीं भी, कि आर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो आर जो है प्रोपोर्शनल टू रो है, ऐसा है। या तो अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन को देख रहे हैं यहाँ से, तो इसको देखते हुए हम बोल देते हैं कि आर बराबर जो होगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा। ठीक है, जैसे ये है, इधर भी एल बाई ए से मल्टीपल कर दिए, इधर भी एल बाई ए से मल्टीपल कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बोलो। बोलो। यस सर। ठीक है, तो वहां से ये कह दिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन सवाल ये पूछ देता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टर होगा उसका लेंथ और एरिया भी तो चेंज होगा। थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर हुआ था क्या 11th में? यस सर। तो उसमें पढ़े होंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एल होता है वो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा करते थे, सेम वैसा ही इक्वेशन है। याद है? नहीं याद है? सर वो पूरा पढ़ाई नहीं हुआ था, फिर भी थोड़ा बहुत जो स्कूल में पढ़े थे थोड़ा याद है बस।
अरे तो स्कूल में ये सब तो बताया ही गया होगा, ये तो फार्मूला है। तो ये बता दो। हाँ, और हीट ट्रांसफर ना नहीं हुआ है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसी में था ये भी ना। तो ये तो शुरू में ही हो जाता है। अच्छा, मतलब पूरा ही नहीं। हीट ट्रांसफर वाले में तो कंडक्टेंस, जैसे कि अगर कोई रॉड है तो इसमें कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो चीज पढ़ना होता है। हाँ, और ये एक्सपेंशन वाला है, ये भी नहीं हुआ है। हाँ, ये भी उसी चैप्टर में है ना। उस चैप्टर बोलते हैं उसको, लेकिन ये तो केटीजी है, सबसे पहले ही हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेंगे अभी क्लास के बाद। ठीक है, किसी को याद नहीं है कि ये सब हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है कि अगर रॉड है, इसको हीट करेंगे तो इसका लेंथ ऐसा बढ़ गया। नहीं सर, ये नहीं हुआ अभी। एक एरिया है, मान लेते हैं यहाँ छेद है, इसको हीट करेंगे तो किधर एक्सपेंड करेगा। नहीं हुआ है सर। अच्छा, और ये चीज कि अगर ये रॉड है, इधर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ का टेम्परेचर बताओ कितना होगा। ये हुआ था। ये हो गया था। हाँ, रेडिएशन। लास्ट का टॉपिक से स्टार्ट किए थे सर पढ़ाना। अच्छा, तो रेडिएशन हो गया था। हाँ, ब्लैक, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ब्लैक बॉडी, ये सब हो गया था ना। हाँ, अच्छा, तब तो हो ही गया है, यानी कि ये वाला छूटा हुआ है। और था स्टार्टिंग से हुआ था। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हो गया था, तब मतलब तो क्या बचा पहला हुआ वाला है? चैप्टर का। ये वाला टॉपिक तो 2 क्लास का है, तब क्या बचा हुआ? हमको लग रहा था हीट ट्रांसफर ये बचा हुआ है। ज्यादा नहीं बचा और। ठीक है, तो ये तो 1 1.5 लेक्चर का है ही। चलो कोई बात नहीं है। ये फीलिंग तो आ रहा है ना कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मटेरियल का जो लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, एरिया भी बढ़ जाएगा। यस सर। यस। हाँ, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो ये इनिशियली लिखे हैं तो चल जाएगा, फाइनली ये भी तो चेंज आना चाहिए, तो हम उसका चेंज क्यों नहीं लेते हैं? जैसे समझने के लिए थोड़ा सा, R बराबर रो एल बाई ए है, तो अगर चेंज इन रेजिस्टेंस का अगर परसेंटेज लिखे तो हम इसको प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस प्लस डेल्टा ए डेल्टा, बाई ए। यही लिखेंगे। ठीक है, तो हम अगर लिख रहे हैं ये चीज, तो ये तो हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि डेल्टा रो बाई रो। जैसे इस चीज से अगर हम लिखना चाहें, देखो ध्यान से, तो इधर हम लिख रहे हैं, उसको क्या लिख सकते हैं? ये रो है, इसको इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करके इधर ले गए तो डेल्टा रो बाई रो इस अल्फा डेल्टा टी दिख रहा है क्या? ध्यान से देख के बताओ। वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, डेल्टा आर बाई आर इजकल टू अल्फा डेल्टा टी। यानी कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इसको लिख लिए हैं, इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिए हैं। बाई टेम्परेचर से तो ये भी चेंज हुआ होगा, हुआ होगा। हमारा इंटरनल फीलिंग आता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसको लिख रहे हैं हम अल्फा, ये रेजिस्टेंस है तो आर लिख देते हैं, डेल्टा टी आएगा, प्लस ये जो आएगा अल्फा, ये थर्मल वाला है तो इसको टी लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ +2 अल्फा थर्मल डेल्टा टी ये आ जाता है। बात क्लियर है? अब होता क्या है कि अल्फा आर जो है ये ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ का, बट अल्फा टी जो होता है ये ऑर्डर होता है 10⁻⁻6 या 7 का। तो इसके से कंपेयर करें तो हमको अल्फा आर जो है ये ग्रेटर देन अल्फा टी दिखता है, और कुछ ज़्यादा है 0.001 से, तो 0.01 बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे केसेस में।
ठीक है, इतने कम कम केसेस में। तो इस वजह से हम इसका जो चेंज है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तब हम लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा आर बाई आर जो आया वो अल्फा आर इंटू डेल्टा टी आया, जिसको हम सिर्फ ऊपर ये अल्फा ही लिखे हैं। दोनों अल्फा में कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो यहाँ से हम आर माइनस आर, ये नॉट है, आर नॉट बाई आर नॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा आर डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो जो हम ऊपर लिखे हैं इक्वेशन वही आ रहा है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है कि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तभी ये आता है। और 90% केसेस में हमको यही चीज देगा। कैलकुलेशन नीट में कराता है तो इसी फॉर्मूले से कराता है, तो इसलिए कैलकुलेशन में ज्यादा चिंता नहीं करना है। लेकिन थ्योरेटिकल पूछ लेता है, थ्योरी में पूछ लेता है कि ऐसा क्यों करते हैं, या फिर ऐसा होगा तो सही होगा कि नहीं, या फिर बोल देगा कि हमेशा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एल को नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमेशा वर्ड आएगा तो गलत हो जाएगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? ठीक है, No, sir. बाकी तो हमको ये फॉर्मूला रट के रखना ही है। 90% केसेस में यही यूज होगा, न्यूमेरिकल देगा तो वही यूज होना है। बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमसे ये पूछेगा तुम लोग में ये कैलकुलेशन नहीं कराता है, आज तक तो नहीं हुआ है कैलकुलेशन इससे रिलेटेड। हाँ, जेईई मेंस इस सब में पूछता है लेकिन तुम लोग से नहीं पूछता है। तो इस बात का बस ध्यान रखना है कि हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इससे हम बोल देते हैं कि देयरफॉर डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा ए बाई ए इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, क्योंकि इसमें हम इतना से मल्टीपल करके इसमें जोड़ेंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इस पे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि इतना टेम्परेचर पे ये है, उतने टेम्परेचर पे वो है, तो बताओ कितना क्या होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हो, बोलो। ये करते हैं, लेट आर नॉट इजकल टू 20 ओम, फाइंड आर फाइनल। टी नॉट इजकल टू 10 केल्विन and T final is equal to 50 Kelvin. Alpha is equal to 2 into 10 का पावर -3। अच्छा, ऊपर देख के बताओ अल्फा के यूनिट क्या आना चाहिए, यहीं से बता दो। ओम पर केल्विन दिख रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। फार्मूला बेस्ड ही है। वन प्लस 2 इंटू 10 का पावर -3 संजय लेंगे। 21.6. 21 आ रहा है। 21.6. हाँ सर, मतलब 20 इंटू 1.08 आ रहा था तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ जाएगा हमारा 0.08, ये आ जा रहा है 20 इंटू Yes, sir. 1.08, 21.6। 21.6। ठीक है, दिख रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसमें कर रहे हैं तो चेंज कितने का आ रहा है, 0.08।
ठीक है, इसीलिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर दे देता है एक 10 केल्विन, दूसरा दे देता 5000 केल्विन। तो 5000 में 10 करते तो 490 होता, 4090। अब 4090 में करते तो ये डिफरेंस क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा। तब हम ये फार्मूला यूज नहीं कर पाते, उस समय हमको ओरिजिनल करना पड़ता, ई का पावर अल्फा डेल्टा टी वाला। ठीक है, लेकिन 90-95% केसेस में ये देता है। और वो अगर हमसे पूछता है तो कैलकुलेशन नहीं पूछता है, थ्योरेटिकल टाइप का पूछ देता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ये हमसे हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या है, तो बोल रहा है कि एक ऐसा रॉड हमको बनाना है, कोई भी रजिस्टर बनाना है कि ये ऐसा बना हुआ है दो दो मटेरियल से मिलके। ठीक है, इसका बोल रहे हैं रो ए है, ये अल्फा ए है, इसका रो बी अल्फा बी। ठीक है, अब इसका लेंथ एल ही है, इसका लेंथ एल ही है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि क्या है केस, प्रैक्टिकल है इसलिए। जैसे कि अगर हमको मान लेते हैं कि इंडिया में एक्सपेरिमेंट करना है, हम अमेरिका से कोई ऑब्जेक्ट मंगा रहे हैं। अमेरिका का टेम्परेचर जो होता है इंडिया के टेम्परेचर से लो होता है, ये बात तो पता है, बोलो। सर यस सर। अमेरिका जाने का क्या जरूरत है सर, कश्मीर से ले आइए। अरे चलो ठीक है, अमेरिका इंडिया का इंडिया ही रह जाएगा इसलिए। ठीक है, अमेरिका का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, यानी कि वहां पे अगर कोई प्रोडक्ट बना होगा तो वहां के टेम्परेचर के हिसाब से, रूम टेम्परेचर के हिसाब से। अब हम यहाँ इंडिया में उस चीज को मंगाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि उस पे अगर रेजिस्टेंस लिख के वहां दिया होगा भाई 10 ओम है, यहाँ जब आए तो यहाँ हमको पता चला 12 ओम हो गया है, तो हम उसको यूज कर पाएंगे। हम तो 10 ओम स्पेसिफिकेशन मंगाए थे कि भाई हमको 10 ओम का जरूरत है, 10 ओम भेज दो। वो तो अपना 10 ओम बना के भेजा, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते हो गया 12। तब तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो गड़बड़ हो गया तो हम सही एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे और उन लोग से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे केसेस में हम लोग एक जो है, एक मटेरियल का तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग दो मटेरियल से मिला के रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि हम किसी दो मटेरियल से मिला के ये रेजिस्टेंस बनाए हैं। ठीक है, ये एक मटेरियल हो गया और दूसरा ये मटेरियल हो गया। ठीक है, तो ये दो मटेरियल से अगर हमसे मिलके बना हुआ है, तो अब सवाल ये है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन रो ए अल्फा ए रो बी एंड अल्फा बी so that her resistance of combination does not depend on टेम्परेचर। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, इसके लिए हमको ऐसा रिलेशन बताना है। जल्दी से फाइंड करके बताओ। बोलो कैसे होगा। sorry।
कोई आइडिया? तो दोनों को फार्मूला इक्वेट कर सकते हैं क्या? कौन सा फॉर्मूला? सर इसमें रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। करना तो वही है, फॉर्मूला ही इक्वेट करना है। ठीक है, आर अगर इनिशियल हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? मतलब कि टेम्परेचर जब नहीं बढ़ा था पहला टेम्परेचर पे, ठीक है, टी इनिशियल पे अगर हम लिखेंगे तो यही लिखेंगे पहला के लिए रो ए एल बाई प्लस, दोनों सीरीज में ही दिख रहा है, मतलब इधर से इधर ही करंट को हमको बहाना है, तो ये रो बी एल बाई बी बाई ए। डी। ठीक है, अगर हम एट टेम्परेचर मान लेते हैं, ये टेम्परेचर T2 पे लिख रहे हैं और ये टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम आर फाइनल लिखेंगे। तो आर फाइनल पहला के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, रो ए एल बाई ए तो पहले हुआ कर रहा था, लेकिन अब हो जाएगा अब अल्फा ए डेल्टा टी। किसी को दिक्कत इसमें पहला वाले के लिए? प्लस इसके लिए हुआ करता था रो बी एल बाई ए, लेकिन अब हो जाएगा इस इतना टाइम्स बढ़ जाएगा। अल्फा बी डेल्टा टी। अब ये कह रहा है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो और रेजिस्टेंस सेम हो। तो रेजिस्टेंस सेम होने के लिए कि हम बोल रहे हैं कि सिंस हमको करना क्या है कि आर इनिशियल आर फाइनल के बराबर होना चाहिए, तो हमको इक्वेट कर देना है। तो रो ए एल बाई ए प्लस रो बी एल बाई बी ए इक्वल टू, लिख रहे हैं वही चीज। बताओ क्या होगा सॉल्व करके? यहाँ ध्यान से देखो तो एल बाई ए एल बाई ए एल बाई ए एल बाई ए कट गया क्या? यस सर। यहाँ से क्या आ रहा है, रो ए रो ए प्लस प्लस रो बी इसका, इधर देखो ध्यान से, तो रो ए प्लस रो ए अल्फा डेल्टा टी प्लस हाँ रो बी बी प्लस रो बी बी अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से ये और ये भी इस दोनों से कट जाएगा, कट जाएगा, हाँ क्योंकि ये इससे कट गया और ये इससे इससे कट गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, रो ए अल्फा ए प्लस डेल्टा टी तो जीरो ही हो जाना है, अल्फा बी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, यही आ रहा है, तो लिख लो और क्या। तो हमको क्या मिल रहा है, रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन याद रखना है, ये डायरेक्टली बहुत बार पूछ चुका है, पूछे तो याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये रो जो है निगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि रो जो है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि एक अल्फा जो होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, इम्प्लाइज डेट इफ अल्फा ए ग्रेटर देन जीरो है देन अल्फा बी जो होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए। यानी कि एक कंडीशन कब पॉसिबल है, तो एक कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करें और एक सेमी कंडक्टर से, तब। बात समझ में आ रहा है? तो ये सवाल इस सवाल में बहुत बार पूछ चुका है, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ चुका है, रेशियो ऑफ अल्फा ए बाई अल्फा बी पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ से हम रेशियो लिख सकते हैं ना, अब लिख यस सकते हैं सर। क्या? हाँ, रेशियो पूछ सकता है, अल्फा ए अल्फा बी, रो ए रो बी का रेशियो पूछ चुका है, किस टाइप का मटेरियल का हम कनेक्ट करेंगे ये बात भी पूछा जा चुका है। यस सर। ठीक है, तो है ये इतना सा, लेकिन हमको इतना चीजें समझा जा रहा है कि ऐसा तब भी पॉसिबल है जब एक कंडक्टर को एक सेमी कंडक्टर से, यानी कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो बोल रहे हैं तो ये कंडक्टर होगा, और ये लेस देन जीरो बोल रहे हैं तो ये सेमी कंडक्टर होगा। ठीक है, एक कंडक्टर को सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तब ऐसा केस पॉसिबल है। रेशियो का बोलेगा तो हम यहाँ से रेशियो बता देंगे, रेशियो में मैग्नीट्यूड पूछेगा तो, या फिर साइन के साथ पूछेगा तो। ठीक है, तो स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिएगा, पूरा लिखे नहीं है।
इतना बात क्लियर है? और नीचे हो गया सर, इतना ठीक है। ठीक है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर के केस में। इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर ही पढ़ने जा रहे हैं, तो कभी भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कहेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी आएगा। कि वो हम सिर्फ कंडक्टर का ही बात कर रहे हैं, या सेमीकंडक्टर को हम स्पेशली नहीं ला रहे हैं। बात क्लियर है? हम्म। ठीक है। हम हर बार ऐसा नहीं कहेंगे कि कंडक्टर के केस में ऐसा होगा ऐसा होगा, यानी कि अगर आगे कहीं आ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, यानी कि हम कंडक्टर का ही केसेस इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। जब तक कि सेमीकंडक्टर ना कहा जाए तब तक हम क्या मान रहे हैं? कंडक्टर। ठीक है। इससे रिलेटेड और सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें चार चीजें दे, चार नहीं 5 चीजें दे रखी हैं। 5 चीज में 4 चीज दे के 5वां चीज कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि टी इनिशियल, टी फाइनल, अल्फा, आर नॉट, आर। 5 चीजें हैं, 5 में से 4 देकर हमसे कोई भी एक पूछ सकता है। हो सकता है कि दो वैल्यूज, दो टेम्परेचर पे ही आर नोट का दो वैल्यू दे दे, तब पूछ ले, यानी कि हम रेशियो निकाल के सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ऐसे वेरिएशंस देके फार्मूला से खेलना है और वो आराम से हो सकता है। ठीक है। तो मॉड्यूल मिलेगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन से हैं, तो उस पर ट्राई करना है। नेक्स्ट थोड़ा सा देख रहे हैं हम लोग सर्किट थ्योरी। ठीक है। सर्किट थ्योरी, सर्किट थ्योरी सिंपली जो हम लोग 10th में पढ़े हैं, तो ऐसे ही सर्किट यूज करना सीखेंगे। और फिर किरचॉफ्स लॉ, ये सारी चीज़ें, फिर पैरेलल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और फिर कुछ सिमेट्रिक सर्किटेड सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हीट, और फिर आता है हम लोग का लास्ट में इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी जो पढ़ रहे हैं ये भी बस एप्लीकेशंस ही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे करो वैसे करो, तो सिंपल सा से चल रहे हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इसमें करंट कितना होगा? I equals to V by R। 2 एम्पियर। ठीक है। क्या करें, तो यहाँ से जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा। इसके क्रॉस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहाँ 0 माने हैं तो तो 10। इधर 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10। अब इसके डिफरेंस कितना दिख रहा है? 10। तो आई हो 10। गया 10/5, यानी कि 2 एम्पियर, यही होगा। इसमें किसी को दिक्कत? बाकी जनता कोई है ही नहीं, बोलता ही नहीं। चलो, ऐसा दिया रहे। ठीक है, ऐसा दे रखा है। और ये 2 ओम, 2 ओम, ये भी 2 ही ओम ले लो। ये है 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, और ये 6 वोल्ट। हमको सारे ब्रांच में करंट चाहिए, इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में करंट चाहिए, कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करते हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं कि जैसे कि अगर हमको दिख रहा है कि इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का
इस पॉइंट का सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बीच में कोई भी चीज नहीं है, यानी कि सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हमें लेट से बोल दिए ये जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी जीरो, ठीक है। अब ये आ गया जीरो, तो ये जीरो, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, वहाँ पे 6 6 होगा कि जीरो हायर है तो ये -6 होगा। एक मिनट सर। ये हाँ हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, डिफरेंस जो है 6 का है, तो ये हाँ -6 होगा ना। हाँ। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये जीरो है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, इस वाले पोजीशन वहाँ पे पर +10 होगा। +10 होगा। अगर ये +10 है तो इस जगह पे क्या होगा, 6 होगा। 6 वोल्ट होगा, लोअर पोटेंशियल है। किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि ये चीज धड़ल्ले से हम लोग यूज करेंगे, सर्किट एनालिसिस, सर्किट थ्योरी, ये चीज आगे जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे, उसके बाद सीरीज पैरेलल पढ़ लेंगे, सिमेट्रिक करेंगे, सारे में यूज करते रहेंगे, तो ये डिफरेंस लिखना आना चाहिए। अब क्या हम करंट सारे सर्किट में लिख सकते हैं, बताओ, इसमें कितना करंट बह रहा होगा और किधर से किधर, इस वाले में कितने उस वाले में पोटेंशियल किधर से किधर जा रहा होगा, 10 से 6 की -6 की तरफ कि -6 से 10 की तरफ, 10 10 से 10 10 से, से क्योंकि माइनस हायर से लोअर की तरफ जा रहा होगा। और ये करंट कितना होगा, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 16 का डिफरेंस है। 16 16, क्योंकि +10 से माइनस से 16/2 यानी कि 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस में किधर किधर जा रहा होगा, 10 से 0 की तरफ, हाँ कितना, तो 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। इसमें किधर से किधर जा रहा होगा, इधर 6 से इसकी 6 तरफ, से 0 की तरफ कितना, कितना, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। अगर हम इसमें बोले तो ये 8 जो है घूम फिर के इधर ही आया होगा, कौन सी सर? ये 8 जो हाँ है इसमें घूम फिर के यहाँ से ऐसे आया होगा, हाँ। ठीक है। और यहाँ से आया 5, तो इधर कितना गया होगा बताओ, इधर कितना गया होगा, 13 एम्पियर। 13 एम्पियर। अब यहाँ इस पे 13 आया, इधर से 3 आया, तो इधर कितना गया होगा, 16। 16 एम्पियर। क्या हमको सारे सर्किट में करंट मिल गया, बोलो। यस सर। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, लास्ट में तो सबको ऐड कर दिए हैं। ऐड कर दिए मतलब, मतलब सर लास्ट में 16 जो लिखे हैं उसमें तो तीनों को हम लोग लिखे तो सबको ऐड कर दिए हैं। हम यहाँ नोड देखे इधर कितना गया वो चीज देखे हैं, ठीक है, सबको हाँ। ऐड नहीं किया, यहाँ पे देखे हैं दोनों आ रहा था तो इधर कितना जाएगा तो ऐड कर दिए हैं। अगर ये ठीक। इधर 3 जा रहा होता तो हम्म। क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, कि हाँ 13 आया, इधर 3 गया, तो इधर कितना जाता, इधर 10 हुआ था। जाता, ठीक है। समझ आया, यस सर। ठीक है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये है 4 वोल्ट का, ये 2 एम्पियर, ये है 10 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, और ये है 2 एम्पियर। ठीक है, तीनों सर्किट में हमको करंट बताना है।
सर पहला में 2 एम्पियर, अलग किसको बोल रहे हो? इसको लेफ्ट वाले को। हाँ, दो आ रहा है। ऐसे ऊपर वाले को 0 मान लिए, नीचे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 4। ऊपर 0 नीचे 4, ऐसे थोड़े होगा। तो बाकी वाला से भी इफेक्ट पड़ेगा उसमें। पड़ेगा नहीं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ का बोल रहे हो कि 0 मान लिया, ठीक है। हाँ 0 मान लिए। अब इधर जा रहे हैं हम इस वायर के थ्रू, ऐसा ऐसा आए तो यहाँ से आए तो 0 हमारा लोअर, तो यहाँ पे जैसे हम पार किए तो यहाँ पे हमको 4 वोल्ट मिलेगा। हाँ। इधर आए तो हमको क्या मिल गया? अब रेजिस्टेंस। हम्म तो यहाँ का तो हमको पता नहीं है, हम्म, नहीं है तो हम यहाँ तक रुक जाते हैं। अब यहाँ 0 पे आए, इस रास्ते से आ रहे हैं, तो इस रास्ते से आए तो यहाँ का डिफरेंस कितना मिला हमको? 10 वोल्ट। और 0 जो है हाइयर है और 10 जो है लोअर है, तो नीचे वाला यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -10 वोल्ट। अब इस रेजिस्टेंस को देखो ध्यान से, तो इस रेजिस्टेंस को जब हम देखें तो इधर 4 वोल्ट है, इधर -10 वोल्ट है, यानी डिफरेंस कितना का हो गया? 14 वोल्ट का। और करंट हाइयर 4 वोल्ट होगा, तो हम्म, 14/2 यानी कि 7 एम्पियर इसमें से करंट होगा। हाँ। क्लियर है? यस सर। अब हम यहाँ -10 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ -10 है और इधर 2 है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना चाहिए हमको? 2 वोल्ट। और ये जो है हाइयर पोटेंशियल होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट का? बोलो। हम्म, इस पॉइंट 12 का होगा। पोटेंशियल हाइयर है, हम्म, -10 से 12। सोचो क्या होगा? डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 का, और हाइयर तो -8 वोल्ट ना होगा? हम्म, -8 वोल्ट। 8 वोल्ट। ठीक है। अब ये 0 जो है हाइयर पोटेंशियल है और 8 जो है लोअर पोटेंशियल है, यानी कि इसमें करंट इधर जा रहा होगा, और आई जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8/2 यानी कि 4 4 एम्पियर। एम्पियर। ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से कि इसमें आया 7 एम्पियर, इधर से आया 4 एम्पियर, तो इसमें कितना जा रहा होगा? 11 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे या फिर और एक कराएं? एक करवाइए सर, एक और। ठीक है। ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये 2 वोल्ट, 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये भी 2 ओम, और ये है 2 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट। ठीक है, फिर से वही चीज करना है।
हो गया। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो हम जीरो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वहाँ जीरो ही हो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेकिन जो है वो है, हम माने हैं जीरो तो वहाँ हो सकता है कुछ भी हो सकता है। आसानी के लिए हम लोग जीरो मान लेते हैं, हो सकता है वहाँ 100 भी मान सकते थे। सोचो कि यहाँ पे हम जीरो की जगह 100 माने होते तो यहाँ क्या होता, 90। बात की समझ आ रहा है? हम्म, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही आएगा। यहाँ पे हो जाता है 90, यहाँ 100 माने होते तो होता है 104, डिफरेंस 14 का ही, करंट 7 ही आता। ठीक है, लेकिन हम मान लिए हैं, हमको करंट पूछा जा रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो हम नहीं मान सकते हैं। ये सवाल हो गया। बोलो कहाँ जीरो माने, कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ से आसानी हो। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये 3 एंड है, तो इसको हम मान लेते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, आसानी हो जाए, 0 0 0। किसी कोई दिक्कत? नो सर। ये 0 तो हम आसानी से सबका देखना चाहते हैं, तो इसके अलोंग रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस लाइन को हम पकड़ लिए। ऐसे हम गए तो हमको यहाँ का पोटेंशियल कितना मिल जाएगा बताओ, यहाँ का। ये वहाँ का 0 है, ये 10 डिफरेंस है, और ये हाइयर पे होना चाहिए, तो कितना हो हाईवे पे जाएगा, था। 10 हो जाएगा। हाँ, ये 10 तो यहाँ का हम कितना बोल सकते हैं, नीचे 6। का हम लोग 5, 6। ठीक है, यहाँ क्या बोल सकते हैं, 10 जो है लोअर है और ये हाइयर होना चाहिए, डिफरेंस 6 है, तो हम 16। 16 हो जाएगा। इसमें अगर इस सर्किट का बात कर रहे हैं, यानी ये लेफ्ट वाला 2 का बात कर रहे हैं, तो इसमें करंट किधर से किधर जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे कितना, 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो ऊपर से नीचे कितना, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। 10 का डिफरेंस है, 2 है। ठीक, इसमें आते हैं, तो यहाँ 0 है, इस बैटरी को क्रॉस किए तो हाइयर, यानी कि यहाँ 2 वोल्ट रहा होगा, यानी कि इसमें डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो 4/2 यानी कि 2 एम्पियर इसमें से फ्लो किया होगा। किसी को दिक्कत? नो ये सर। 2 एम्पियर होगा। ठीक 2 है, एम्पियर। इधर से 2 आया, इधर से 2 आया, इधर से 8 आया, और यही 2 इधर गया होगा। ठीक है, 2 एम्पियर इसमें पता चली गया। इसका अगर बात करते तो ये 0, तो यहाँ का पोटेंशियल फिर से 2 वोल्ट, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 माइनस 2 8, यानी इधर आया होगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इसमें 8 बार, यानी कि इधर 8। सोचो, इस पॉइंट से इधर जा रहा है 2, इधर जा रहा है 4, इधर जा रहा है 5, इधर जा रहा है 8, तो 4 2 7 8 15 5 20 जा रहा है, तो आना भी तो चाहिए 20, तो इसमें कितना होगा, इधर 20 होगा। बात समझ आया? सर हम लोग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे बोल रहे 20 आना चाहिए। स्टार्टिंग और एंड से क्या है, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से टोटल चार्ज, टोटल करंट कितना निकल रहा है, 8 2 10 4 14, 14 2 16, 14 5 19 ना, 14। हाँ। तो इसमें 19 होगा, 20 तो 19 जा रहा है, तो वहां आया भी तो होगा 19, हम्म। तो एक एक वो सर्किट दिख रहा है कि उसी रास्ते से आया होगा, तो हम उसको लगा लिए। अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, इधर से कितना आया, 8, 8 इधर चला गया 19, 19। 8 आया 19 कैसे जा सकता है, इधर से जरूर कुछ आया होगा, हाँ, कितना, 11। 11। बात समझ आया?
अब यहाँ से ये आया 5, इधर गया 11, यानी कि इधर से 6 ये आया 6 होगा, आया तब होगा। बस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसको नाम देते हैं हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, यानी अभी हम नाम नहीं लिए हैं लेकिन कर वही चीज रहे हैं। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम हो गया है तो। ठीक है, ठीक। यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि ये जो हाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसको एक नाम देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। हम यहाँ पे अभी फिलहाल जो भी करें, यहाँ पे देखिए कि नोड है, यहाँ से इतना करंट गया, यहाँ से इतना गया, इतना आना चाहिए, अपना सेंस लगाए। और यही जो सेंस है इसको एक लॉ बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे यहीं से किरचॉफ्स लॉ से, कि किरचॉफ्स लॉ होता क्या है, फिर उसको सर्किट में देखेंगे कैसे यूटिलाइज करेंगे, और फिर सीरीज और पैरेलल करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, रखते हैं फिर।